देखिए, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 3 संरचनाओं से मिलकर बनी है, जिसमें पहला था शर्करा, दूसरा है आपका नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा फॉस्फेट, जिसमें 2 चीज़ आप लोग पढ़ लिए हैं, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। आज देख रहे हैं हम लोग फॉस्फेट क्या है। तो हमारे जिस्म में एक मिनरल होता है, इसे हम लोग फास्फोरस कहते हैं। इस फास्फोरस का, अब देखिए फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट वह कैसे बनता है, तो फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, जब फास्फोरस और ऑक्सीजन मिलेंगे तो फास्फेट का निर्माण होता है। आपके बॉडी में 85% जो फास्फोरस है वह हड्डियों के काम आते हैं। 85% फास्फोट हड्डियों के काम आते हैं, यानी वह मजबूत बनाते हैं। तीसरे नंबर में है फास्फेट का कंट्रोल करने का काम पाराथायरॉयड हार्मोन करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि फास्फेट का कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो पाराथायरॉयड हार्मोन। 100% फास्फेट में 85% फास्फेट आपका हड्डी ही ले लेते हैं, बाकी बचा कितना 15%। 15% में आपको जितना भी बॉडी में है कार्य करने वाले मात्र 15% ही लेते हैं। 85% कर ले लेते हैं हड्डी, यानी वह मजबूत का काम करते हैं हड्डी। अगला है फास्फेट का अगला काम क्या है, तो हड्डी को मजबूत करना, दांत मजबूत करना, मसल को मजबूत करना, ग्लूकोज, DNA, RNA और ब्लड कंट्रोल करना। फिर से एक बार देख लीजिए, फास्फोट क्या है, तो हमारे जिस्म में एक मिनरल होता है, इसे हम लोग फास्फोरस कहते हैं। फास्फेट का निर्माण कैसे होता है, तो फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन के मेल से फास्फेट का निर्माण होता है। 100% में 85% हड्डी में ही उसका काम होता है, बाकी 15% में पूरे बॉडी काम करते हैं। फास्फेट का कंट्रोल करने का काम पाराथायरॉयड हार्मोन करता है। अब बारी बारी से देख लीजिए काम क्या क्या है इसका, तो हड्डी को मजबूत करना, दांत मजबूत करना, मसल को मजबूत करना, ग्लूकोज, DNA, RNA और ब्लड कंट्रोल करना। आगे देखिए किस पोजीशन में फास्फेट ब्लड टेस्ट होता है, यानी ब्लड टेस्ट, फास्फेट ब्लड टेस्ट किस पोजीशन में होंगे, जब आपको गुर्दा से संबंधित बीमारी रहेंगे। यानी कहीं पर अगर मान लीजिए आपके बॉडी में जगह, किसी भी मांस वाले जगह पे दर्द होंगे, किसी भी पोजीशन में, जैसे मान लीजिए कहेंगे आप इस तोंद में हमको दर्द हो रही है, तो वह एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, वह देखेंगे कि आपके गुर्दा कहीं सड़ तो नहीं गए हैं। समझ रहे बात। तो उस सिचुएशन में आपको कौन सा टेस्ट होगा, तो फॉस्फेट टेस्ट। किस पोजीशन में, जब गुर्दा दर्द होगा तब, हड्डी दर्द होंगे तो, दांत दर्द होंगे तो, यानी ये सब काम जो है ना, उस सबों में यदि प्रॉब्लम होंगे तो आपको कौन सा टेस्ट लिखा जाएगा, फॉस्फेट ब्लड टेस्ट। ठीक है। दूसरे नंबर में है हड्डियों से संबंधित यदि बीमारी रहेंगे आपको तो ये टेस्ट होगी। तीसरे नंबर में है एसिड का इम्बैलेंस। एसिड का इम्बैलेंस का अर्थ है कि शुगर पेशेंट, यानी एसिड तो अब जनरली व्यक्ति को गैस बन जाते हैं, जनरल व्यक्ति को, बच्चे सबको तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाते हैं। गैस बनना और बाल पकना अब एक आम बात हो गई है। ये दोनों इतना अब लोग नहीं, ये सब एक आम बात बन गई है, और ये सब अपनी दिनचर्या की वजह से हो रहा है कि नहीं, खान पान की वजह से। तो शुगर पेशेंट में ये सब टेस्ट ज़्यादा की जाती है। शुगर पेशेंट जो रहेंगे उसके लिए जब मान लीजिए बार बार गैस बनेंगे तो उस सिचुएशन में उसको जो है फॉस्फेट ब्लड टेस्ट लिखेंगे। लेकिन जो शुगर पेशेंट रहेंगे उसे, तो शुगर पेशेंट ठीक नहीं होता है। शुगर पेशेंट को चिनिया बीमारी वाले कहे जाते हैं। उसको कहेंगे आप मीठा मत खाइए, जिसमें भी फैट है वह मत खाइए, चावल नहीं खाइए, रोटी का सेवन कीजिए, आलू नहीं खाइए। यानी आप सिंपल से बात समझिए कि जिसमें फैट होंगे वह आप नहीं खाइए, ओनली फॉर प्रोटीन युक्त भोजन कीजिए, है ना। अब है शरीर में यदि फास्फेट लेवल यदि बढ़ जाए तो क्या होगा,
तो जिस स्थिति में यदि फास्फेट लेवल आपको बढ़ेंगे तो इसका नाम है हाइपरफोटेमिया। क्या नाम है? हाइपरफोटेमिया। बीच में साइलेंट है, उसको मत पढ़िएगा, हाइपरफोटेमिया। अगर हम कहेंगे शरीर में यदि फास्फेट लेवल बढ़ जाए तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे? तो हाइपरफोटेमिया कहेंगे। तो अगर शरीर में अगर आपको फास्फेट लेवल अगर बढ़ेंगे तो आपके शरीर में क्या क्या परेशानी हो सकती है वह देखिए। किडनी फेल, किडनी में दर्द, दिल का दौरा, चिकन पॉक्स, हड्डी ट्यूमर। हम ट्यूमर और कैंसर दोनों के बारे में बता दिए थे, है ना? ट्यूमर और कैंसर के बारे में बता दिए थे। किडनी फेल भी आप लोग समझ गए, ये समझाने की ज़रूरत है नहीं। किडनी में दर्द ये भी समझ गए। दिल का दौरा, दिल का दौरा भी आप लोग सुने होंगे, जिसे आप लोग हार्ट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। वह जनरली हार्ट अटैक किसे होते हैं? बड़े बड़े व्यक्ति सबको। नॉर्मल व्यक्ति सबको हार्ट अटैक जनरली नहीं होता है। आप देखिए ना, आप देखे होंगे कोई हीरो मर जाएंगे तो कहेंगे दिल के दौरा होने से वह मर गए। कोई करोड़पति मर जाएंगे तो कहेंगे दिल के दौरा होने से वह मर गए। कभी सुने हैं कोई किसान मरा है तो दिल के दौरा से मर गए? कहे कोदार पाड़ते पाड़ते मर गए, है कि नहीं है? रास्ता में खाना खाते खाते मर गए, ऐसा सुनेंगे। उन लोगों को दिल का दौरा नहीं होता। रियलिटी बात है कि किसान वर्ग के लोग जो होते हैं वह जीवन में, अपने जीवन में बहुत सारे दुख को झेले रहते हैं, अजीबो गरीब समस्या से वो जूझे रहते हैं। उसको क्या दिल का दौरा होगा? उसको यदि दिल का दौरा पड़ता तो वह पहले ही चल बसे रहते। अब क्या दिल का दौरा होगा? किसान और गरीब आदमी से ज़्यादा कोई थोड़े जो है अपने जीवन को झकझोरता है। वह बड़े पैसा वाला सबको जो है दिल कमज़ोर होता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों सबका क्या होता है? दिल कमज़ोर होता है। रियलिटी बात है, वह डरबुक टाइप का हो जाएंगे ये लोग। मेरी बात आप, हाँ ये सही बात है। आप देखिए कोई भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप देखिएगा 70 से अगर स्पीड किसी का मोटरसाइकिल है तो आप समझ लीजिएगा वह सब लोल है। आप समझ लीजिएगा उस जीवन में कुछ नहीं करेगा, रियल में महालोल सब है। 70 से अगर किसी का टप गया तो आप बैठा लीजिए दिमाग में कि महालोल की का महालोल है। ये ऐसा लोल है जो खुद तो मरेगा, दूसरों को मार कर जाएगा। कब विधवा हो जाएगा ये कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं है? और पढ़े लिखे लोगों को देखिएगा, वो बेचारा जैसे ही भीड़ लगेंगे तो खुद रोक देंगे। उसके बगल से कोई गुजर जाएंगे, वो अपना आराम से बैठे खड़े रहेंगे, है कि नहीं है? उसका गाड़ी आप देखिएगा हमेशा स्लो मोशन में रहेंगे, ज़्यादा स्पीड उधर उधर नहीं करेगा उसकी गाड़ी। आप मूर्ख सबको देखिएगा गाड़ी जो चलाएगा स्टंट मार देगा। स्टंट मारता है कि नहीं मारता है? तो ये सब नियम है। चिकन पॉक्स आप लोग जानते ही हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गोसाई बाबा। क्या कहते हैं? गोसाई बाबा। गांव घर में जो निकलेगा किसी को गोसाई बाबा तो कहेगा कि ये कौन सा पत्ता? नीम का पत्ता लाइए। हाँ, उसके अगर पाँव, उसके बॉडी में अगर पाँव लग गया आपको तो कहेगा गोर लाग लीजिए। इस आंगन में तेल नहीं कोई खा सकता है कि नहीं है? आप विदाउट तेल का खा सकते हैं, तेल बॉडी में ले नहीं सकते हैं। बहुत सारा है, लावा भूज कर देंगे, खुरपी और रख देंगे। अजीबो गरीब का जो भी जिसको सिस्टम है गोसावा वाला सिस्टम, वह सब रखेंगे। रियल समझ रहे बात? लेकिन इसे बायोलॉजी के भाषा में कौन सा नाम दिया गया? चिकन पॉक्स। इस बीमारी का नाम है चिकन पॉक्स। और ये चिकन पॉक्स क्यों होते हैं आज आप लोग समझ गए। फॉस्फेट लेवल यदि आपके बॉडी में बढ़ जाएंगे तब। समझ में आ रहा बात? चिकन पॉक्स कब होंगे? जब फॉस्फेट लेवल बढ़ जाएंगे तो। यानी फॉस्फेट बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, यानी आग है, आग। ये आग का गोला है। क्या है? आग का गोला। इसीलिए आपके बॉडी में जहीं पटार निकल जाता है। और कभी भी आप देखे हैं कि गोसावा किसी को ठंडी मौसम में होते हुए? बताइए, ठंडी मौसम में गोसावा को बुआ जार होता रहता है क्या? सोचने वाली बात है। अगर मान लीजिए किसी को कहेंगे ये कि ये जो है बीमारी है चिकन पॉक्स, आप दवा ला करके दीजिए, कोई मानेंगे क्या? ठीक है, गोसाई बाबा है, खुद ठीक हो जाएगा। अहंकार करते हो, अहंकार है कि नहीं है जी? तुरंत आपको सब आदमी उल्टा पुल्टा कह देंगे।
इसलिए आपको भलाई है कि चुप रहिए, उसी में भलाई है। दरभंगा में रहिए तो दवा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दवा आया है, आप मार्केट से दवा लेकर के, अवेलेबल है दवा सब, आप आराम से खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अब बताइए चिकन पॉक्स, ये देखिए फॉस्फेट गर्म हम क्यों बोले, तो आप यहाँ से भी देखिए फॉस्फेट का इस्तेमाल माचिस के तिल्ली जो है हुआ, उस तिल्ली के आगे में जो ब्लैक कलर का होता है, किसी किसी माचिस में देखिएगा भुंडी ब्लैक होंगे और किसी किसी में रेड होंगे, किसी किसी में रेड भी है, किसी किसी में ब्लैक भी। तो कलर चेंज करना तो अपने हाथ में है, समझ रहे बात। तो आप बताइए उसमें जो आप मारते हैं तो तुरंत आग लपक लेती है कि नहीं लेती है, क्योंकि ये आग है तो ही ना आग पकड़ती है, यानी वो बहुत ज़्यादा गर्म है। जरा सा आप मारते हैं चिंगारी पकड़ लेती है, कितना गर्म है। तो रियल में ये गोसाई बाबा नहीं है, ये बीमारी है चिकन पॉक्स। और ये चिकन पॉक्स कब होता है, जब आपका बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तब। और ये खास करके आप ज़्यादा स्नान गर्मी के मौसम में नहीं करेंगे। आप जो है गर्मी के मौसम में मान लीजिए कि पसीना आपके बॉडी पर बहुत ज़्यादा चल रही है, और पसीना चलने के उपरांत फिर से वह पसीना आप ही के बॉडी के ऊपर में चिपक गई, तो आप बताइए कि आपके बॉडी में जितने बाल होंगे रियल में वह छिद्र है, और छिद्र है इसीलिए आपके बॉडी में गर्मी के मौसम में पानी निकलती रहती है कि नहीं है। और आप कभी भी पसीना को चाट कर देखिएगा, आपको नमकीन लगेंगे। अगर नहीं चाटे हैं तो गर्मी मौसम अब तो नहीं आएंगे, अगले गर्मी में आप लोग चाट कर देखिएगा, आपको नून छरने लगेंगे, नमकीन टाइप का। और ऐसे तो रियल में सब चाटे ही होंगे, स्वाद देखे ही होंगे। अब देखिए ये हम इसलिए बताते हैं कि बहुत पसीना चलेंगे तो देखिएगा नाक पर आएंगे, नाक से ऐसे होते हुए होठ पर जाएंगे, आपको थू, तो स्वाद जी पर जाएंगे, स्वाद आपको पता चल ही जाएगा, भले ही कितना आप छू था कीजिए, जी तो तुरंत स्वाद बता देंगे ना, है कि नहीं है जी। तो वह क्या है, नमकीन है। इसके बाद देखिए आपके बॉडी से जितने भी पदार्थ निकलेंगे वह सब नमकीन होंगे। पोंटा है वह भी नमकीन होता है। आपको जब सर्दी होंगे नाक से पानी जाएंगे तो उसका स्वाद देखिएगा सेम नमकीन टाइप का होगा। आपके बॉडी से जितना चीज निकलेगा सब क्या होगा, नमकीन किस्म का होगा। पोंटा का भी स्वाद सब लिया होगा, कौन नहीं लेता पोंटा का स्वाद। कहते हैं लड़की कहती है वो, आप बताइए रियल में लड़का से ज़्यादा स्वाद लड़की लेती रहती है। और हम ये बात इसलिए कहते हैं कि देखिए लड़का को क्या है, कहीं पर नाक में आएगा कर लेगा, अजय पटार पोंछ देगा, और नहीं होगा तो जेबी के अंदरों में डाल के पोंछ देगा। कि मान लीजिए पीछे में नहीं पोंछेगा तो जेबी में हाथ घुसा करके अंदर में पोंछ देगा नेटा। लेकिन लड़की सबको तो स्टाइले में चूर रहती कर, ये हाथों से नहीं सुरकेगी, वह पहले घींचेगी, घींच करके मुंह में डालेगी, और मुंह में से ला करके तब फेंकेगी। तो अब आप बताइए क्या उसको स्वाद नहीं मिला हुआ, पूरी तरह से स्वाद मिला होगा, थोड़ा मोड़ा स्वाद नहीं। तो रियलिटी बात है कि लड़का से ज़्यादा जो है लड़की सब नेटा पोंटा का स्वाद लेती रहती। चलिए आपने चिकन पॉक्स समझ गए, हड्डी ट्यूमर भी समझ गए। अब चलिए फॉस्फेट की यदि कमी होंगे तो आपके बॉडी में क्या होगा। अब देखिए जब फॉस्फेट की वृद्धि हुई तो इसे हम लोग क्या कहे, हाइपरफोटेमिया, और जब कमी हुई तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोफॉस्फेटेमिया। उसको अलग अलग पढ़िए तो ही पढ़ सकते हैं, हाइपोफॉस्फेटेमिया, है कि नहीं है। तो जब वृद्धि हुई तो हाइपरफोटेमिया, और जब कमी हुई तो हाइपोफॉस्फेटेमिया। कमी को आप ये नाम देंगे और वृद्धि को ये नाम देंगे। अब चलिए बारी बारी से देखिए, ये तो समझिए कि जब वृद्धि होगी तो आपके बॉडी में ये सब बीमारी देखने को मिलेंगे, जब कमी होगी तब कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी। तो सिंड्रोम्स है, क्या है, सिंड्रोम्स। रियल में सिंड्रोम्स बच्चे में पाए जाते हैं, वो सिंड्रोम्स बीमारी बच्चे में पाए जाएंगे। अचानक से बच्चे के बाल सब जो होंगे अजीबो किस्म का हो जाएंगे, बाल सब हट जाएंगे माथे से,
उसका चेहरा अजीबोगरीब देखने को हो जाएंगे सिंड्रोम्स बीमारी में। ठीक है, अब समझिए डायलिसिस क्या है। वह डायलिसिस में जिस आदमी को डायलिसिस होगा तो उसका देखिएगा कंकाल की तरह शरीर हो जाएंगे, शरीर का मांस पूरी तरह से खत्म, बचेगा क्या, हड्डी। और जैसे ही हड्डी होगा तो आपको लोग कहते भी है कि कंकाल जैसे दिखते हैं। कुछ मांस तो रहना चाहिए ना, मांस नहीं रहेगा तो देखने में अजीब लगेगा। अब है हाइपोमैग्नेशिया। क्या है, हाइपोमैग्नेशिया। अब देखिए हाइपोमैग्नेशिया क्या है। ये जनरली जानवरों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है ये बीमारी। जानवरों, भैंसी हो गए, बैल हो गए, गाय हो गई, उन सबों में जो है हाइपोमैग्नेशिया बीमारी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। और ख़ास करके वह किस में, तो दुधारू जानवरों में। किस में, दुधारू जानवरों में। अब देखिए ये हाइपोमैग्नेशिया आप कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोनो ज़रूरी नहीं कि वह कमज़ोर होने पर भी उसको हाइपोमैग्नेशिया होंगे। कोनो ज़रूरी नहीं होता है कि जो बहुत देखने में कमज़ोर लग रहे हैं उसी को बीमारी होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बीमारी होने का अनेकों कारण है, किसी भी स्थिति में किसी भी पोजीशन में लोगों को हो सकते हैं। इस बीमारी को आप कैसे समझिए कि उसको जो है हाइपोमैग्नेशिया हो गई। समझिए, जैसे मान लीजिए अचानक से कोई जानवर जो है, या भैंस है या बैल है, कोई सा भी है, जिस जैसे इंसानों में मिर्गी नहीं उड़ जाती, मिर्गी तो अपना बॉडी खुदे रख लेंगे। मिर्गी वाले इंसान अजीब किस्म के करने लगेंगे, है कि नहीं है, अपना कपार अपने फोड़ने लगते हैं, यानी पंगराना अजीब किस्म का इसका हरकत हो जाना, पागल जैसा हरकत हो जाना, उसी को मिर्गी कहते हैं लोग। क्या कहते हैं, मिर्गी। तो भैंस को भी मिर्गी जैसे करने लगेंगे। वह उठेंगे, बैठेंगे, ओंघराएंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे। अगर मिट्टी होंगे तो मिट्टी ही खाना शुरू कर देगी। जो रहेंगे सामने में उसी को खाएंगे। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएंगे जो भैंस अपना बॉडी अपने काटने लगते हैं। जहीं पटार अगर यहाँ पर है उसी को दांत से खींचने शुरू कर देगी। आप बताइए कि ये हरकत क्या है, पागलों जैसा हरकत है कि नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये हाइपोमैग्नेशिया है। दूसरी चीज़, उठेंगे, बैठेंगे, अजीबो किस्म के उसका बर्ताव हो जाएंगे, यानी उठपटांग हो जाएंगे। और उसका गैंज पोटा, अजीबोगरीब, सांस लेने में प्रॉब्लम, जोर से खींचेंगे, जोर से छोड़ेंगे, ये सब है उनका पहचान, हाइपोमैग्नेशिया। तो हाइपोमैग्नेशिया ज़्यादातर जानवरों में पाई जाती है। और वह कब, जब फॉस्फेट की कमी होगी तब। यानी आपका बॉडी जो है गर्म भी रहना ज़रूरी है। जो न तो ज़्यादा गर्म चाहिए, न ही ज़्यादा ठंडा चाहिए। ज़्यादा ठंडा है तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा गर्म है तो भी प्रॉब्लम। यानी आपका एक समान वे रहना चाहिए। और हर चीज़ तो बैलेंस में ठीक रहता है। दुनिया के कोई सा भी चीज़ हो, बैलेंस में अगर है तो ठीक है, अनबैलेंस हो जाएंगे तो गड़बड़ होगा। मोटरसाइकिल है, बैलेंस में अगर आप चला रहे हैं तो ठीक है, अनबैलेंस हो जाएंगे तो गड़बड़ है। यानी आप समझिए ना कि ज़िंदगी जीना है तो आप हर चीज़ को बैलेंस में लेकर के चलिए, अन्यथा अगर आप बैलेंस में लेकर नहीं चलेंगे तो आपको गड़बड़ी का सामना करना होगा। ये तो आपने समझे फॉस्फेट की वृद्धि से क्या हो सकती है, फॉस्फेट की कमी से क्या हो सकती है। अब जरा सा समझिए फॉस्फेट का इतिहास, ये भी ज़रूरी है। कहा जाता है कि अरब में 12वीं सदी में खोज लिया गया था फॉस्फेट। कौन सी सदी में, 12वीं सदी में ही। कहाँ पर, अरब यानी सऊदी अरब, अरब यानी सऊदी अरब। सऊदी अरब में कहा जाता है कि 12वीं सदी में ही फॉस्फेट को खोज लिया गया था। लेकिन किसी ने पूछा, खोज तो लिया गया, ठीक है आप कहते हैं, लेकिन बताइए वह खोजने वाले कौन है, तो पते नहीं। इसलिए हम लिख दिए हैं नो कन्फर्म, पते नहीं। तो कहा तब इसका कोई बात नहीं, हटाइए, झूठे फूसों को आप बोल रहे हैं, कुछ प्रमाण दीजिएगा ना। अगला देखिए, खोजकर्ता में हम लिख दिए हेनिंग। क्या नाम है, हेनिंग। वैज्ञानिक कहिए या इसे व्यापारी कहिए, रियल में व्यापारी भी वैज्ञानिक ही पहले हो जाते थे। यदि किसी चीज़ को आप खोज दिए तो वह क्या हो गए, वैज्ञानिक हो गए। तो हेनिंग एक व्यापारी थे। वह कहाँ के रहने वाले, जर्मनी के। 1669 ईस्वी में उन्होंने किसकी खोज किए थे, फॉस्फेट की। तो याद रखिएगा, फॉस्फेट की खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम हेनिंग। कहाँ के रहने वाले, जर्मनी के रहने वाले। कितने ईस्वी में, तो 1669 ईस्वी में। अब है प्रयोग, उन्होंने किस से रख के प्रयोग किए वो देखिए।
मूत्र को वाष्पित किया। सबसे पहले बहुत सारे मूत्र को उन्होंने इकट्ठा किए। काफ़ी जितने भी गांव सब में जो है पेशाब करने वाले थे सबको कहा ड्राम में आप लोग पेशाब कीजिए और पेशाब करके हमको दीजिए। लोग कहा महा पगला हो गया, पेशाब लेकर ये क्या करेगा, पिएगा तो नहीं। लोगों को लग रहा था कि वह कहीं पिएगा तो नहीं, कि पेशाबों को व्यापारी कर रहा है वह। लोग कहा ना पेशाब नहीं देवो हम तोरा, पाई देवी तब देवो। क्योंकि लोगों को तो ये लग रहा था लोगों को लग रहा था कि व्यापारी है कोनो, ठीक है उसका भी व्यापार करता होगा। अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को फेंक रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दूसरे को इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि आपको मालूम हो जाए कि इससे दूसरे आदमी को फ़ायदा हो जाएगा तो आप कभी नहीं फेंकिएगा। कहीं फेंकिएगा क्या? नहीं। आप तो मान लीजिए कहीं पर जाकर पेशाब इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपको मालूम है पेशाब लेने वाला कोई नहीं है। अगर ये मालूम हो जाए कि इस पेशाब की कीमत 20 रुपया है तो आपको कितना भी जोर से लगा रहेगा कि जल्दी चल रही कहोगे कि नहीं कहोगे? और जाकर घरे पर पेशाब करोगे, नहीं तो समझो कि 4 गो समोसा का पैसा गया। तो लोग उसे जो है पेशाब देने से भी इनकार कर रहे थे, ना पेशाब आपको देंगे ही नहीं, नहीं तो पैसा दीजिए। कहा अच्छा ठीक है आप लोग को जहाँ करना है वहीं कीजिए। तो बेचारा धीरे धीरे 1 महीना तक जो है अपने पेशाब किए डब्बा में। और बहुत जब उसको कुछ 5 लीटर 6 लीटर पेशाब जब हो गए तो मूत्र को उन्होंने क्या किए, वाष्पित यानी गर्म किए। और मूत्र तो ऐसे ही गर्म रहते हैं, मूत्र वैसे ही काफ़ी गर्म होती है। आप यदि किसी बिल्डिंग को गिराना है आपको, तो आप इस बिल्डिंग के जड़ में लगातार पेशाब कीजिए। अब पूरे परिवार को कहिए इसी जड़ में पेशाब कीजिए। अगर तो किसी से दुश्मनी है तो मान लीजिए किसी पड़ोसी से दुश्मनी है तो इसके किसी कोंटा पर जाकर के डेली इसके पिलर पर पेशाब कीजिए। 5 साल पेशाब कीजिए ना, 6ठा साल देखिएगा इसमें अजीबो किस्म का काल लग जाएंगे। और 10 साल के अंदर में देखिएगा ये पिलर ख़त्म, तो दूसरा पिलर पर स्टार्ट करिएगा, तीसरा पकड़िएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा जो अपने मन हड़बड़ा कर गिर जाएंगे। और ये चीज़ अगर देखना है तो आप रेलवे स्टेशन पर देखिएगा कि किसी एक जगह पर पेशाब लोग बार बार करते रहते हैं, देखिएगा उस जगह का बिल्डिंग ऑटोमेटिक गिर जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू भी होती है। रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे ना, लोग सब नाक घुमा लेते हैं ऐसे, अब पेशाब कर देते हैं आप। काफ़ी बदबू रहता है इसलिए। और यहाँ का बिल्डिंग जो है ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। वो तो रेलवे स्टेशन तो 2 साल में गिर जाता है, समझ रहे बात। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है पावर है। और चाइना वाले तो पेशाब से क्या तैयार कर रहे हैं, यूरिया खाद। चाइना कितना आगे है बताइए। चाइना वाले ने पेशाब से अब क्या बना रहे हैं, यूरिया खाद। इंडिया में अगर इस चीज़ का सुविधा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। लोग जहीं पटार पेशाब करते रहते हैं, है कि नहीं है। पेशाब भर भर के भेज देंगे, पेशाब से भी पैसा कमाएंगे जैसे चाइना वाला कमा रहे हैं। तो चाइना इसीलिए आगे हो रहे हैं क्योंकि चाइना का प्रॉब्लम सबसे चीज़ है कि चाइना वाले हर चीज़ पे शोध करता है। बताइए पेशाब पर भी उन्होंने शोध करके क्या तैयार कर दिए, यूरिया खाद। क्योंकि यूरिया भी काफ़ी गर्म और पेशाब भी काफ़ी गर्म। बहुत सारे लोग आप लोग को बचपन में याद होगा कि किसी का हाथ जब कट जाती थी तो लोग कहते देखो उस पर पेशाब कर दो। बच्चे से लोग सुसु करवा लेते थे हाथ पर, याद है आप लोगों को, है कि नहीं है। नहीं तो कितना आदमी मिर्ची का जो है खोंट के उसका दूध डालते थे। आज जो कुछ नहीं समझ में आता था बालुए डाल देते थे, बालू उठा करके। लेकिन बालू से आपको टेटनस होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। दूध भी कारगर नहीं है। सबसे अच्छा कारगर क्या है, पेशाब। आप पेशाब को इस पर डालिए, 2-3 बार पेशाब कर दीजिए, ब्लड बंद हो जाएंगे। और ब्लड बंद होंगे तो ठीक हो जाएंगे। लगातार कीजिएगा तो आपको कोई दवा उवा लेने की ज़रूरत नहीं, आपको ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो मूत्र को उन्होंने क्या किया, हुआ काफ़ी गर्म किए। अब बताइए कि गर्म किए तो उसमें से क्या होंगे, हुआ वाष्पित होंगे, यानी उसमें से बहुत सारे चीज़ जल के बाहर निकलेंगे और कुछ लास्ट में बच जाएंगे। प्लस अवशेष यानी जब वाष्पित किए तो कुछ बच गए शेष उसमें। प्लस लाल गर्म कर, जब कुछ शेष बच गए अंदर में तो उसे क्या कर दिए, तब काफ़ी गर्म किए। यानी वह तब तक लाल नहीं हुआ, तब तक उसको छोड़ा नहीं हुआ। उसको गर्म करते करते क्या कर दिए, लाल कर दिए।
और जब लाल कर दिए तो वाष्प को इकट्ठा कर चमकीला फास्फोरस प्राप्त किया। अब आप लोग समझ गए कि फास्फेट का आविष्कार हेनिन ने किए थे, जर्मनी के रहने वाले थे, 1669 ईस्वी में पेशाब से किए थे। पेशाब को खूब खोलाए, खोलाते खोलाते इतना खोला दिए कि पूरी तरह से वह लाल हो गए। लास्ट में जो बचे वही क्या है, फास्फोरस है। लास्ट में जो बचे तो वही क्या है। तो आप लोग भी इसका शोध कर सकते हैं कि हेनिंग वाला सिस्टम आप लोग भी कर सकते हैं। 5 लीटर पेशाब कर लीजिए और किसी बर्तन में डाल दीजिए, नीचे में आग लगाइए, देखिए तो कुछ बचता है कि पूरा उड़िए जाता है। चेक कर सकते हैं कि कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ मिला हुआ थोड़े है। पेशाब का 5 लीटर ले लीजिए, हंडी में डाल दीजिए, खूब नीचे से आग दीजिए और उसका शोध जैसे उन्होंने किया, लास्ट में जो बचेगा आपका दीजिएगा। हम भी फास्फोरस का आविष्कार कर दिए। आप देखिए ना, पूरी पानी को अगर आप जलाइएगा तो पानी पूरी तरह से उड़ जाएगी, लेकिन पेशाब को जब आप जलाइएगा तो पूरी तरह से कभी नहीं उड़ेगी। जो कि पेशाब और पानी में आपको अंतर कोई नहीं लगेगा दोनों सेम ही है कि नहीं है। दारू वाला का पिला दीजिए तो आराम से पी जाएंगे, कहेंगे अब दारू है। क्योंकि दारू में क्या होता है, वो गर्दन के पास जाने के बाद जलन होगी, और पेशाब पीने पर भी गर्दन के पास जाने के बाद क्या होती है, जलन। तो दारू वाला पी सकता है कि नहीं पी सकता है। इसीलिए कितने दारू वाला को लोग पेशाब जो है डाल के पिला देते हैं, वह पी भी जाता है, उसको लगता है कि ओरिजिनल दारू है ये। मांसाहारी दारू, नशा करने वाला इंसान को कुछ भी खिला दीजिए वह खा सकता है, और काफ़ी ज़्यादा बदबू भी करता है वो चीज़, बहुत ज़्यादा बदबू करता है। प्रयोग आप समझे बुआ कैसे किया, किसी को दिक्कत। अब अगर मान लीजिए आप लोग को याद रहेंगे कि फास्फोट का आविष्कार उन्होंने कैसे किया था, तो पेशाब से किए थे, काफ़ी गर्म किए थे, ऑटोमेटिक जो बचे वही क्या हो गया, लाल फास्फोरस। और उसको सुरक्षित के लिए कहाँ रख दिए, तो पानी के अंदर गाड़ कर, पानी के ऊपर में जो रखता आगे पकड़ लेती है। गर्मी के मौसम में अचानक से अपने आप आग पकड़ लेती है फास्फोट में। हाँ, इसीलिए धरती के ऊपर नहीं रखा, पानी के अंदर गाड़ दिए, ऊपर में पानी अपना है। किसी सामान में रख के, जैसे मान लीजिए किसी बोतल हुआ, कोई शीशी हुए, उसमें रख करके पानी के अंदर गाड़ दिए उसको। अगर ऊपर में रखते तो ऑटोमेटिक कभी भी आग पकड़ लेती है, क्योंकि वो काफ़ी ज्वलनशील है ना। जैसे पेट्रोल को लोग ढक के रखते हैं, पेट्रोल को यदि आप खुला छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक गायब। लगा कि कोई जादू वाला जो है पेट्रोल लेकर चले गए, पेट्रोल गायब हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आप मुंह को खोल कर छोड़ दीजिए ना, है कि नहीं है। पेट्रोल काफ़ी मात्रा में उड़ती है। उड़ती क्यों है, क्योंकि वह ज्वलनशील है, काफ़ी ज्वलनशील है। ज्वलनशील ही नहीं है, बहुत अधिक ज्वलनशील है। अगर पानी में किसी को आग लगाने की क्षमता है तो वह पेट्रोल को है। पेट्रोल को आप पानी में डाल दीजिए, आग लगा दीजिए, जल जाएंगे। पोखर में डाल दीजिए पेट्रोल, माचिस लगा दीजिए, देखिए पोखर में आग लग जाएगी। लेकिन वह आग तब तक जलेगी जब तक इसमें पेट्रोल रहेगी। जैसे ही पेट्रोल ख़त्म, आग खत्म। रियल में पानी को कुछ नहीं होगा, पानी को कुछ नहीं। कहीं भी आप बाल्टीनों में चेक कर सकते हैं, या मम्मी के पानी दीजिएगा गिलास में, 1 मुन्ना पेट्रोल डाल दीजिएगा, जैसे ही मम्मी ऐसे करेगी माचिस जला कर डाल दीजिएगा, हवा। मम्मी कहेगी ये कौन सा जादू हो गया, कि हम जादू सीख कर आए हैं आज, आर्यू सर हमको जादू सिखा दिए हैं पानी में आग लगाने का। ये जादू वाले, उन लोगों को रियलिटी बात है कि उन लोगों का हाथ का सफाई बहुत ज़्यादा रहता है। रियल बात आप कहिएगा कि वो लोग पूरा जादू ऐसा नहीं करते, नज़रबंद उसे खेल कहा जा सकता है। उस खेल को नज़रबंद खेल कहते हैं। उन लोग इतना हैबिट है, उतना प्रैक्टिस है हाथ का, जो आप देखते रहेंगे फिर भी आप नहीं समझ सकते हैं, है कि नहीं है। कमाल का उन लोग का हाथ सफाई रहता है, नज़रबंद खेल उसे कहा जाता है। तो ये आप समझ गए, फास्फोरस को कहाँ रखा गया हुआ सुरक्षित के लिए, पानी के अंदर। अब यहाँ आइए, 18 ये तो काम किए थे हुआ फिजिकल वे में, ये किस तरह से शोध किए, फिजिकल। और इधर जो शोध किए हैं वह केमिकल से, यानी रासायनिक बॉन्ड से। तो रासायनिक बॉन्ड और फिजिकल में अंतर समझ में आता है ना बुआ। रासायनिक बॉन्ड यानी केमिकल द्वारा, अब फिजिकल, ये दोनों में आप लोगों को अंतर नहीं पता चलता है बुआ।
अब देखिए, हम जो चल रहे हैं हम फिजिकल वे में है, रियल में किस में है, फिजिकल वे में है। हमारे बॉडी के अंदर जो हम जो बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं ना रियल में, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी काम कर रही है पार्ट पुर्जा, उसे आप केमिकल कह सकते हैं, केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत। क्योंकि भोजन जो हम लेते हैं तो उसके अंदर कितने मिनरल है हमको पता नहीं है। ये मिनरल को रोकने का काम, इसको इकट्ठा करने का काम सबको अलग अलग है, बॉडी के अंदर सब अलग अलग काम करते हैं। दूसरी तरीका आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोदाली चलाते हैं तो ये फिजिकल वर्क है, लेकिन आप मशीन चला दिए, इलेक्ट्रिक है कि नहीं है, तो वह इलेक्ट्रिक जो है इसे आप केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं, यानी रासायनिक बंध। समझ में आ रहा है बात। फिर से मान लीजिए कि अभी पंखा चलेगी तो इसे आप लोग रासायनिक के अंतर्गत कहेंगे, यानी इलेक्ट्रिक के अंतर्गत। लेकिन बेना डोलाएंगे, बेना ये है फिजिकल। नहीं अल्लाह समझ में, समझ गया ना। जो मशीनरी के द्वारा होंगे उसे आप लोग केमिकल के अंतर्गत कह सकते हैं, लेकिन जो आप खुद से करेंगे उसे आप फिजिकल कह सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अब दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कल चलाएंगे, कल हाथ से, तो फिजिकल है। आप बटन दाब के मोटर चला देंगे तो रासायनिक है। क्या है, रासायनिक। 1800 ईस्वी में एडीन वर्ग के जेम्स बर्गेस रेडमैन ने रासायनिक विधि से रासायनिक विधि कही या इसे इलेक्ट्रिक विधि कहिए, इलेक्ट्रिक विधि द्वारा प्राप्त किया। किसको, फास्फेट को। तो पहला वैज्ञानिक है आपका हेनिंग, और दूसरा वैज्ञानिक का नाम है बर्गेस रेडमैन, बर्गेस। अब देखिए उन्होंने क्या क्या किए, तो लाल फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल माचिस बनाने में किए, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल माचिस बनाने में, और सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल रॉकेट बनाने में किए। इसका अर्थ है कि लाल फास्फोरस से भी तागड़ा फास्फोरस है सफ़ेद फास्फोरस, हैवी है तो ना, रॉकेट में किए उसका इस्तेमाल। अगला है आपका फर्टिलाइज़र, अगला है डीएनए। अब फर्टिलाइज़र क्या है वो समझिए। जैसे खाद बनता है, खाद का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ कि आप लोग डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते होंगे, डिटर्जेंट पाउडर। अब ये डिटर्जेंट पाउडर को हम 2 गो लेते हैं, एगो ले लीजिए निरमा। निरमा आप लोग यूज नहीं करते, व्हील करते हैं नहीं, व्हील ले लीजिए। और एक है आपका सर्फ एक्सल। आप देखिएगा व्हील में बहुत ज़्यादा मात्रा, अगर दोनों का आप अगर 1 kg का ले लीजिए सर्फ एक्सल, 1 kg का ले लीजिए व्हील, तो आपको देखिएगा व्हील में लगेंगे ज़्यादा पाउडर है। और सर्फ एक्सल वजन के हिसाब से दोनों सेम है, लेकिन आँख के नज़रों के हिसाब से आप लोग इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो कारण है फास्फोट होते हैं बुआ वजनदार, फास्फोट में वजन ज़्यादा होती है। और जितने आपका एक्सल पाउडर जो है, एक्सल पाउडर में एक्सल डिटर्जेंट जो है सर्फ आपका, ये एक्सल डिटर्जेंट एक्सल में जो है उसमें ओनली फॉर फास्फेट का इस्तेमाल किया गया है। और फास्फेट से आपको कपड़ा ज़्यादा मात्रा में धुएगी, यानी उसमें से गंदगी ज़्यादा मात्रा में वह साफ़ करती है। दूसरी चीज़ कि आपके कपड़ा में रूसी नहीं आने देंगे फास्फेट। और व्हील जो है, व्हील में फास्फेट की मात्रा कम है और सोडा की मात्रा ज़्यादा है, जिसके वजह से सोडा हल्का होती है, हल्का होने की वजह से जो है आपको ज़्यादा मात्रा में व्हील दिखती है। इसीलिए व्हील सर्फ से आप देखिएगा कि ज़्यादा मात्रा में आपको कपड़ा साफ़ भी नहीं होंगे। अगर आप ज़बरदस्ती कीजिएगा तो देखिएगा रूसी जल्दी आएंगे। और यही कारण है कि आहा साबुन, नेपाली जितने भी साबुन हैं, नेपाली साबुन से कपड़ा धोइए तो देख लीजिए कपड़ा का जनाजा निकाल देते हैं, वह नेपाली साबुन जल्दी ख़राब कर देंगे, यानी रंग को डिस्कलर कर देंगे जल्दी। लेकिन यदि आप DCM लगाइए, इंडियन साबुन, एक्सल का यूज कीजिए, तो वो सब को यूज कीजिएगा तो आपका कपड़ा का भी
तो रंग नहीं जाएंगे और कपड़ा भी अच्छे से साफ़ होंगे, कपड़ा खुशबूदार भी रहेंगे। और यही कारण है कि इसके आपको लगेंगे कम मात्रा है और इसमें ज़्यादा मात्रा है, क्योंकि इसमें सोडा है, सोडा होते हैं हल्का और फास्फेट होती है गर्म, जिसके वजह से वह जो है ज़्यादा मात्रा में लगती है और वह कम मात्रा में। तो एक्सेल सर्फ में किसका इस्तेमाल किया गया है? फास्फेट का। और बाकी जितने भी सर्फ है वह सभी सर्फों में सोडा और फास्फेट दोनों का इस्तेमाल है, लेकिन सोडा का ज़्यादा और फास्फेट का कम। समझ में आया? तो आज से आप लोग एक्सेल को यूज कीजिएगा अगर कपड़ा का लाइफ बचाना हो तो, और नहीं कपड़ा के लाइफ नहीं बचाना हो तो व्हील मारिए, व्हील मारिए। और बहुत सारे लोगों को तो सर्फ से तो मन नहीं लगता है धोने में, जब तो साबुन नहीं मारेंगे लगता है साफ़ नहीं होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिना साबुन मारे हुए कहिएगा कि ना साफ तो होता ही नहीं है, जिए नहीं भरेंगे। अब बहुत सारे अंदर एक बार सर्फ में बोल देते हैं, साबुन से साफ़ कर देते हैं, ऐसा भी लोग करता है। तो जिसको जैसा मर्जी है वैसा। हम लोगों को कपड़ा में साबुन मारने की ज़रूरत नहीं है, उन कपड़ा हम लोग का गंदा रहता ही नहीं है। मान लीजिए मिट्टी में उल्टी पुल्टी मारेंगे तब ना ज़्यादा गंदा होंगे। आप वो नहीं करते हैं। आप कपड़ा में जो है मान लीजिए उसमें तो थोड़ा थोड़ा नीचे में मान लीजिए गंदा उंदा लग जाता, लेकिन ऊपर वाले टी शर्ट में सिर्फ बदबू, तो बदबू के लिए सर्फ में मारिए और निकाल के धो दीजिए, हो गया। रगड़ने उगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं। कलर वाला पहनबे ना करिए, कलर में लगेगा गंदा। कलर वाला पहनेंगे तब ना कलर में गंदा। और दूसरी चीज़ कलर तो तब गंदा होती है जब बाल उस पर लटकी रहेंगे, वो बाल वहाँ रहेंगे तब ना। अब तो बालों नहीं है ना, बालों ख़त्म है यहाँ, तो कलर भी नहीं होंगे गंदा। आपके शर्ट में सबसे ज़्यादा गंदा अगर कोई जगह है तो वह है कॉलर। तो कलर गंदा कब होते हैं? जब बाल उस पर रहेंगे लटके हुए तब। इसलिए तो बाल भी हम कटा दिए हैं जो गंदे नहीं होंगे। मेरे बात चलिए, ये आपने समझ लिए। अब पृथ्वी पर 5.2% जो है पाया जाता है वह फॉस्फेट। 5.2% पृथ्वी पर पाए जाते हैं, बाकी कहाँ? समझ बात? अब देखिए फॉस्फेट का जो है संकेत क्या है, तो P आप लोग आवर्त सारणी में याद किए होंगे। इसका संकेत है P, परमाणु भार 30.97, परमाणु संख्या 15, यानी जितना संख्या है उसका डबल से कभी कुछ अधिक या बराबर के अंतर्गत रहता है। तो यहाँ 97 है तो आप इसे 30.97 नहीं पढ़ कर क्या पढ़िएगा? 31। क्या पढ़ लीजिएगा? 31, यानी बराबर में लगभग में पढ़ा जाता है। तो फास्फोरस की परमाणु भार 31, परमाणु संख्या 15। अब इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब सारा चीज़ आप लोग समझ गए। तो न्यूक्लियोटाइड में शर्करा भी पढ़ लिए, नाइट्रोजनी क्षार भी पढ़ लिए और फॉस्फेट भी पढ़ लिए। फॉस्फेट की वृद्धि से आपके बॉडी में क्या हो सकते हैं, फॉस्फेट की कमी से आपके बॉडी में क्या हो सकते हैं, फॉस्फेट के आविष्कार कौन कौन किए, भौतिक विधि से कौन किए और रासायनिक विधि से कौन किए, ये भी आपने देखे। तो पहला प्रयोग में पेशाब के द्वारा और दूसरा प्रयोग में आपने देखे रासायनिक विधि से। कौन सी विधि से? रासायनिक विधि से। तो पेशाब के द्वारा कौन किए थे? हेनिग। और पेशाब के ये जेम्स बर्गेस रेडमैन ने किए थे इलेक्ट्रिक विधि से। तो उन्होंने दो किए थे, लाल फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किए थे माचिस के तिल्ली बनाने में, और सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल रॉकेट में, फर्टिलाइज़र में और डीएनए में। इसमें किसी को दिक्कत है? तो अच्छे से आप लोग समझ गए।